तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। देखो अभी हमने सिर्फ सेल के बारे में पढ़ा था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमने अभी तक सेल की स्ट्रक्चर नहीं पढ़ी। कैसी होती है सेल्स, देखने में कैसी लगेगी, अगर आपको मौका मिला हो तो कैसे देखोगे, तो उस सेल्स को मैं पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको उसे पहचानना ईजी हो जाए। यानी कोई भी सेल है उसको हम 3 पार्ट में मेनली उसको 3 पार्ट में हम उसे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। सेल के जो पार्ट है यानी कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल, कंपोनेंट्स ऑफ सेल, NENTS, कंपोनेंट्स ऑफ सेल की बात कर लेते हैं। तो देखो पहले इसका सबसे पहले होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद में दूसरे वाला पार्ट जो आता है वो आता है कौन सा, वो आता है इसका साइटोप्लाज्म वाला पार्ट आता है। तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है न्यूक्लियस। ओके, तो ये 3 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, एक सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। ये स्ट्रक्चर का होता है, पहले हम सारा कुछ देखेंगे इसके। तो एक टिपिकल सेल की स्ट्रक्चर बना के देखा ना, नॉर्मल सी सेल की, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक राउंड मतलब एग शेप में हमें लगती है लेकिन होती नहीं है एग सेल। तो ये मैंने शेप बना दी इसके आउटर मेम्ब्रेन की। ये मैंने डबल लाइनिंग की है, न्यूक्लियस होता है ध्यान रखना, उसके बाहर डबल लाइनिंग होती है ऐसे, ठीक है। अब ये जो लाइनिंग है उस लाइनिंग में ऐसे बहुत सारे ऐसे फोल्डिंग होती है, एक आध इधर बना देता हूं मैं ऐसी फोल्डिंग, ये फोल्डिंग मैंने बना दी। अब इसके अंदर क्या होता है, यहां पे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे थ्रेड से, ये मैंने बना दिया। फिर एक इस साइड में ऐसे खाली सी जगह होती है ऐसे, कि मैंने फिल कर दिया। एक होता है इस टाइप से स्ट्रक्चर, ये वाली चीज, इसको अपने डिस्क्राइब करेंगे। अब अपने देख लेते हैं। अब इसमें कुछ नाम है, वो नाम बता देता हूं आपको मैं। तो देखो नाम के लिए सबसे पहले ध्यान रखना कि नाम इसमें क्या क्या नाम ऐसे आते हैं जो हमें पढ़ने हैं मेन, ठीक है ना। तो सबसे पहले आउटर जो होता है, ये आउटर वाली मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं अपने सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद में इसके अंदर एक लिक्विड होता है, ये पूरा लिक्विड होता है यहां पे। तो देखो लिक्विड है, लिक्विड के लिए साइंस में वर्ड आता है प्लाज्म, तो प्लाज्म का मीन होता है लिक्विड। और सेल के लिए वर्ड आता है, ध्यान रखना, सेल का दूसरा नाम होता है साइटो। तो सेल का लिक्विड है इसलिए इसका नाम क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। यानी कि ऐसा लिक्विड जो सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसके बाद में अगर देखें तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यानी ऐसे उंगलियां सी उठी हुई है, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में अगर मैं ये देखूं तो ये जो मैंने बनाया, ये बनाया वैक्यूल्स, VACUOLE। ओके, वैक्यूल्स क्या होती है, वैक्यूल्स का सिर्फ एक ही काम होता है कि ये जो वाटर वगैरह है या कुछ वेस्ट मटेरियल उसको स्टोर करती है। अब उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे कुछ नहीं, यानी ये जो बीच वाला हिस्सा है जो मैंने बनाया था, ये बीच वाला, इसको बोलते हैं अपने न्यूक्लियस। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर भी ओके एक लिक्विड होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर वाले लिक्विड को हम बोलते हैं न्यूक्लियो। लिक्विड के लिए वर्ड क्या आता है, प्लाज्म, तो इसका नाम हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। अब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर, इसमें न्यूक्लियस में
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, धागे से होते हैं, उसको हम बोलते हैं, उन थ्रेड को हम, ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, या उनको हम बोल सकते हैं डीएनए वगैरह, ठीक है। तो देखो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के बाहर ये वाली जो मेम्ब्रेन मैंने बना रखी है, ये वाली मेम्ब्रेन जो मैंने बना रखी है, इस मेम्ब्रेन का एक नाम है, ठीक है ना। यानी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैं न्यूक्लियर कर रहा हूं इसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी इन तीनों पार्ट को मिलाकर हम बोलेंगे इसको न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस को डिवाइड किया गया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, उसके अंदर के लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म में, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए को। ओके, तो ये चीज होती है इसमें न्यूक्लियस में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी, ये जो मैंने ऐसे ये चीज जो बनाई है मैंने ऐसे ये बनाई हुई है, इस चीज को ध्यान रखना। आपको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में इसको बोला जाता है ईआर, शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है, ईआर, ठीक है ना। ये शॉर्ट वर्ड अपने यूज करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसका सेम वैसे ही रोल है जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर बोन्स का। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी में अगर बोन्स नहीं होती तो क्या होता, सभी को पता है। अगर बोन्स नहीं होती तो हमारी बॉडी जो थी, यानी कि हमारा जो मास था वो कोलैप्स हो जाता, ऐसे इकट्ठा हो जाता, ठीक है ना, और नीचे की तरफ गिर जाता। यानी उसको प्रॉपर शेप में रखने के लिए बोन्स की इंपॉर्टेंस थी। सेम सेल्स के अंदर भी क्या होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, यानी ये बोन्स फ्रेमवर्क की तरह काम करते हैं। ये बोन को शेप देकर रखती है, उसको फैला के रखती है। जब उसको फैला के रखेगी तो उसकी शेप है वो मेंटेन रहेगी। तो देखते हैं इसके अंदर, यानी कि सेल को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो सेल मेम्ब्रेन वाले पार्ट में, एक साइटोप्लाज्म में, एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के तीन पार्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म और डीएनए है। उसके बाद में जो साइटोप्लाज्म था, यानी ये लिक्विड था, यानी ध्यान रखना जो सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी लिक्विड आ रहा है उस लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी मैंने पार्ट पढ़े, चले वैक्यूल पढ़ा मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड लिखा मैंने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा मैंने, ये सारे जो नंबर दे रहा हूं ये नंबर किसके पार्ट हैं, ये साइटोप्लाज्म के पार्ट है। यानी साइटोप्लाज्म में ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। आई होप ये आपको सिंपल सी स्ट्रक्चर इसके समझ में आई होगी। अब इसकी हर स्ट्रक्चर को, यानी कि अब इनके ईच एंड एवरी पार्ट को हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। उससे पहले जरूरी है एक सिंपल सा क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द मीन ऑफ प्लाज्म। प्लाज्म का आपको मीन बताना है। ओके, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।